हेलो एंड वेलकम बैक टू मेरे क्लासेस। सो आई होप आप लोगों की तैयारी एमपीसेट एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को फाइन करने के लिए हमारे मेरा क्लासेस से जुड़ सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं मैं, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिक्स्ड यूनिट टेस्ट्स भी है। मींस जैसे हमारे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स में, तो हमने पहले तो 10 यूनिट वाइज टेस्ट रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एक परफेक्ट एक यूनिट का अच्छे से एनालिसिस हो जाए, पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और हर टेस्ट में हमने 100 क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे हमारे मेन एग्जाम में होता है। ठीक है, सो आप लोग टाइम मैनेजमेंट भी उसमें सीखेंगे। प्लस ये 10 यूनिट टेस्ट होने के बाद हमने मिक्स टेस्ट भी रखे हैं, मीन्स जिसमें हमने 2-3 यूनिट को मर्ज करके रखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल पेपर में तो 10 की 10 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पहले यूनिट वाइज टेस्ट रखा है, उसके बाद हमने मिक्स्ड टेस्ट रखे हैं, और फिर मिक्स टेस्ट के बाद आप लोगों के लिए एफएलटी रखी है, जिसमें सारे के सारे 10 के यूनिट्स हम कंबाइन करके एक प्रॉपर आप लोगों को एग्जाम सिनेरियो, या जैसे एग्जाम में बैठेंगे प्रॉपर आपका टाइम रहेगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ उसी फॉर्मेट में आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। और इस टेस्ट सीरीज को स्पेशल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, टेस्ट सीरीज में हम सिर्फ हैंड रिटन सॉल्यूशन देते हैं बच्चों को ज्यादातर, बट इसमें हम आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। हम हर क्वेश्चन जो कि टेस्ट सीरीज में हम रखे हैं, उन हर क्वेश्चंस का जो है वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा, सो दैट अगर आप लोगों को कहीं पे भी लगता है कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वीडियो देखने के बाद भी, तो आप हमको पूछ सकते हैं और फिर हम आपको 1-on-1 उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक और चीज इसमें इंक्लूड ये करी गई है कि टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, कोर्स की बात नहीं कर रही, टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ। तो एक चीज उसमें और इंक्लूड की गई है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जैसे मान लो क्वांटम मैकेनिक्स है, सो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ज्यादातर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के पोर्शन ज्यादातर नहीं पढ़े होते हैं हम लोग मास्टर्स में, और उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे आप लोगों की डिमांड के बेसिस पे कोर्स में हम टेस्ट सीरीज के कोर्स में आप लोगों की डिमांड के बेसिस पे, जैसे मान लो मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो ऐसे हम हर यूनिट के 2-3 टॉपिक्स का डिस्कशन भी करेंगे। ये सब सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए हमने इस टेस्ट सीरीज का नाम स्पेशल टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज। ओके, सो मतलब ये प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी नहीं है और प्रॉपर कोर्स भी नहीं है, बट कम टाइम में एक बहुत अच्छा सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एमपीसेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। ओके, सो आज का वीडियो जो है ये हम कंटिन्यूअस सेशन है, जो हम 2022 का फिजिक्स पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। सो उसमें हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, रिमेनिंग के क्वेश्चंस जो है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और इनकेस अगर हमारा वीडियो लेंदी होता है, सो हम एक सेशन और रखेंगे, और फिर ये 4 पार्ट्स में आप लोगों का कंप्लीट 2022 का पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये तो क्योंकि मेरे पास टाइम बाउंडेशन है, प्लस मैं हर यूनिट के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं इसमें, सो इतना प्रॉपरली सारी चीजें नहीं बता पा रही हूँ। बट जब हम टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे, सो आप मान के चलिए कि उसमें आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिट वाइज जब टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, जिसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी बताऊंगी, देन उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये कोर्स, और आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए ये कोर्स लाया गया है, ये स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ओके, सो बढ़ते हैं सेशन की ओर। ओके, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हमने 95 तक है ना, 51 से क्वेश्चन चालू होते हैं, उसके पहले के क्वेश्चन जो है हमारे पेपर 1 के होते हैं। तो 51 से 95 तक मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में कर लिया है। अब मेरे को उन 2 वीडियोस लग गए बताने के लिए। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई हैं। अगर कोई किसी ने उस चैप्टर
को पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी वो मेरे वीडियोस देखेगा तो उसको डेफिनेटली चीजें समझ आ जाएंगी, डेफिनेटली उसको चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, सो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का है क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, इसमें बीटा गिवन है 100, इसमें हमको एमीटर करंट दिया हुआ है और हमको बोल रहा है कलेक्टर करंट निकालने के लिए। ओके, सो हमको तो पता है कि एमीटर करंट क्या होता है, एमीटर करंट होता है सम ऑफ बेस करंट एंड सम ऑफ कलेक्टर करंट। ओके, एंड अल्फा बीटा गामा ये तीनों के किस पे डिपेंडेंसी है, ये आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो बीटा किस पे डिपेंडेंट होता है, बीटा होता है आईसी अपॉन आईबी। यहाँ से हम आईबी को इन टर्म्स ऑफ आईसी लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ से आईई किस, आई को जब हम आईसी के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एंड आई ई इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू आईसी। अब हमको निकालना क्या, हमको आईसी निकालना है, तो हम इसको रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, हमको आई ई ऑलरेडी गिवन है, सो बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बस आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फिर आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। सो ये मिली ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो 1/101 एम्पियर। अब डेफिनेटली कैलकुलेटर दिया नहीं होता है, बट हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो देखो 3 जीरो हमको चाहिए, 3 जीरो हमको चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट इतना एम्पियर के आसपास आएगा। या फिर हम इसको मिली में कन्वर्ट करें तो 9 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर आएगा। और एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, इसलिए पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कई बार हमको ना चीजें क्लिक कर जाती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है इंफ्रारेड एलईडी, है ना, इंफ्रारेड एलईडी दिया हुआ है। अब इंफ्रारेड जो है तो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड जो है ये विजिबल से ज्यादा होती है, आप लोगों को पता है ना। इट मीन्स इसकी एनर्जी, इंफ्रारेड की एनर्जी जो है वो लेस देन होगी, एनर्जी जो है वो लेस देन होगी, किससे लेस देन होगी, विजिबल से। ठीक है, विजिबल से इसकी एनर्जी जो है वो लेस होगी। इट मीन्स बैंड गैप भी जो है वो लेस होगा विजिबल से। ठीक है, अब जर्मेनियम और सिलिकॉन आप लोगों को पता है, इनमें जब तक हम डोपिंग नहीं करते तब तक ये सेमीकंडक्टर बनते ही नहीं है, तो ये इसको हम कभी भी इंफ्रारेड के लिए, क्योंकि विजिबल में काम आते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज जो है हम विजिबल रेंज के लिए ज्यादातर यूज करते हैं ना। और गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट इसका भी यूज नहीं करते, बचता सिर्फ एक ही है, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जो है इसकी वैल्यू, बैंड गैप की वैल्यू जो होती है ये 14 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली उतनी ही बैंड गैप होती है जो इंफ्रारेड की होती है ना। अब इंफ्रारेड की वेवलेंथ के रेंज से एनर्जी का रेंज निकालेंगे ना, तो एनर्जी का रेंज जो है वो इसी उसमें ये एनर्जी वैल्यू अप्लाई करेगी। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से है और ये ओपएम से है। ओपएम एकदम फेवरेट टॉपिक है, ओपएम की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोगों को पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि आइडियल ओपएम है। ठीक है, ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। सो आइडियल ओपएम का हमको बोल रहा है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन अपन कॉमन मोड गेन। ठीक है, अब आइडियल की बात करें तो आइडियल केस में जो है ना डिफरेंशियल गेन इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ऐसा, आप लोगों का ओपएम होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये V इनपुट 1, ये दूसरा इनपुट और ये आउटपुट। आइडियल के केस में क्या होता है कि अगर हमने V1 और V2 को सेम इनपुट दिया, ठीक है, सो V आउट हमको हमेशा 0 मिलता, मतलब डिफरेंशियल गेन हमको नहीं मिलता, तो डिफरेंस के वजह से हमको कुछ भी गेन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसी की जगह अगर नॉन आइडियल का केस करें ना, सो नॉन आइडियल के केस में अगर मैं V1 को V2 के इक्वल, मीन्स मैंने दोनों टर्मिनल में सेम इनपुट सिग्नल दिया है, सो मुझे आउटपुट सिग्नल कभी भी 0 नहीं मिलता, मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलता है।
है ना। और हम सब हमेशा किसके साथ डील करते हैं, नॉन आइडियल केस के साथ, क्योंकि आइडियल केस में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है ना। सो फॉर आइडियल कंडीशन की बात कर रही हूँ, आइडियल कंडीशन में एडी की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होती है ना, डिफरेंशियल गेन की, और कॉमन मोड गेन की वैल्यू 0 होती है। सो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो CMRR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। सो फॉर आइडियल केस CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो कि इनफाइनाइट है फॉर आइडियल ओपैम्प के लिए, है ना। बट नॉर्मल ओपैम्प के लिए इसकी वैल्यू जो है कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, और जितना हमारे पास CMRR ज्यादा होता है उतना ही हमारा ओपैम्प बहुत अच्छा वर्किंग होता है ना, गुड वर्किंग में, मतलब या गुड या प्रॉपर वर्किंग होती है उसकी, ये समझ लेना है हमेशा एक चीज को, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनफाइनाइट। ओके, उल्टा भी मतलब आगे आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर आइडियल ओपैम्प व्हाट इज द डिफरेंशियल गेन, व्हाट इज द कॉमन मोड गेन, है ना। कुछ भी प्रॉपर्टी आ सकती है, आपका स्लू रेट से क्वेश्चन आ सकता है ना। और इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है आइडियल ओपैम्प का, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज ओपैम्प की बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों को एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, FET के बारे में दिया हुआ है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये यूनिपोलर होता है, जो हमारे पास बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं NPN और PNP, वो जो है बाइपोलर होते हैं या यूनिपोलर होते हैं ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे इमेज भी रखी है, और N चैनल JFET ही लिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे N चैनल सिलिकॉन दिया हुआ है, ठीक है। अब N चैनल और P चैनल का डिफरेंस क्या होता है, वो डिपेंड करता है इस मटेरियल में, ठीक है। अगर आपका चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स आपने जब फेट बनाया है, FET बनाया है, सो उसमें जो बीच का है जहां से आपका करंट फ्लो करता है, उसमें आपने किस मटेरियल को यूज किया, एन टाइप मटेरियल को यूज किया है। सो आपका क्या हो जाएगा, एन चैनल फेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो चार्ज कैरियर है वो आपके करंट होगा, ठीक है। क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में होल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे एन की जगह, जो आपको पर्पल पर्पल जैसा दिख रहा है, अगर मैं उसकी जगह आप लोगों उसमें मैं पी टाइप मटेरियल फिल कर देती तो ये पी चैनल होता, और इसमें क्या फ्लो चार्ज कैरियर होता है, यहाँ पे होल्स होता, ठीक है। और हमारा करंट क्या जाता है, ड्रेन से सोर्स की तरफ, है ना, यही करंट होता है। और इसके बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और बाय रेगुलेटिंग द वोल्टेज हम जो है आउटपुट करंट या आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है, उस नॉर्मल ट्रांजिस्टर में हम करंट को कंट्रोल करके आउटपुट को, या आउटपुट जो भी हमको मिल रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना है। यहाँ पे देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। सो पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंटू विड्थ का स्क्वायर इंटू चार्ज अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देखिए 10⁻21 दिया हुआ है, एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻−12, ये देखिए हमको विड्थ दी हुई है, और चार्ज कैरियर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो उसका चार्ज आ जाएगा। अब 2 इंटू एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो कि हमको गिवन है यहाँ पे। ये देखो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 12 दिया हुआ है, मतलब ये आर ही दिया हुआ है, और ये 8.85 इंटू 10⁻12। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करना भी आसान है ना, जीरो जीरो जो है कट जाते हैं। इसको टोटल पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये 6.8 समथिंग आती है। ये मैनुअली भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी आएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 6 वोल्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें उल्टा भी दे सकता है, पिंच ऑफ वोल्टेज दे देगा, चार्ज कैरियर पूछ लेगा, विड्थ पूछ लेगा, बाकी सारी चीजें दे देगा, है ना, क्योंकि इसमें ये वेरिएबल और ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता है, और पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि हम जनरली मास्टर्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये माइक्रो प्रोसेसर में होता ही नहीं है। तो कौन नहीं होता ये याद नहीं रखना, हमको बस याद क्या रखना है, हमको सिर्फ 5 सेट्स होते हैं, याद रखना 5 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। उसमें पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है डेटा ग्रुप, दूसरा होता है अरिथमेटिक ग्रुप, ठीक है, तीसरा ग्रुप होता है लॉजिक ग्रुप, ठीक है, फोर्थ होता है ब्रांच ग्रुप और फिफ्थ होता है कंट्रोल ग्रुप। बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक साथ लिख दिया, मेमोरी ग्रुप नहीं होता। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेमोरी ग्रुप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है जो कि पार्ट बी में आता है आपके सेट के सिलेबस में भी, जो कि सेट का सिलेबस वही है जो नेट का है ना। तो हमको इंटीग्रेट करना है ना। आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल है ना, सिम्पसन में एक 1/3 रूल है और एक सिम्पसन में 3/8 रूल है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। क्या होगा, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 ऑल अदर्स। ऑल अदर्स मतलब y1 ले लो, y2 ले लो, y3 ले लो, अप टू yn-1, जितने भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू होंगे, ठीक है। अब h क्या होता है, तो h होता है स्टेप साइज होता है हमारा, ठीक है। स्टेप साइज होता है h की वैल्यू। h कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय इंटरवल। हमको इंटरवल यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे ये क्या है इंटरवल, क्योंकि हमको यहाँ पे टेबल फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमको इन सब की वैल्यू चाहिए अभी। तो इंटरवल निकालेंगे, अपर लिमिट 5 दी है, लोअर लिमिट 0 दी है और h की वैल्यू भी देखो क्वेश्चन में गिवन है 1। सो टोटल इंटरवल क्या आ गया हमारे पास, टोटल इंटरवल 5 आ चुका है। अब यहाँ टेबल बना लेते हैं, तो एक xn का टेबल हो जाएगा। एक सेकेंड, लाइन कभी भी स्ट्रेट बनती नहीं है अच्छे से, है ना, बनेगी कैसे नहीं बनेगी। ये xn का हो जाएगा और एक yn का हो जाएगा, ठीक है। ये x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इंटरवल 1 2 3 4 5 इंटरवल है। अब इन सब की x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, f ऑफ x में। f ऑफ x बोलो, f ऑफ x ही हमारा y ऑफ x होता है और यहाँ पे n लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर n लिखते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ x की जगह वही वैल्यू पुट करी है जो मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। ओके, समझ आया। अब ये जो है ना, ये हमारा y0 है और ये हमारा yn है, इट मीन्स लास्ट वाला, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज को मैं वहां पुट करूंगी। ओके, मैं पुट करती हूँ, यहाँ पे पुट करती हूँ। h की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1 + 1/6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इसको आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी रहती हूँ, इसलिए कैलकुलेट करके रखी रहती हूँ सो दैट हमारा टाइम जो है बचे और मैं ज्यादा क्वेश्चन ले पाऊँ। आप लोगों को समझाने में फोकस करो रेदर की कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटो जो है वो समझना है। कैलकुलेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का है और यहाँ पे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। आपको जो डबल इसका जो
कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, इसका कोएफिशिएंट ये b होता है, इसका कोएफिशिएंट c होता है, बस इसी से लेना देना। और हमको इन सब चीज के आगे और सिंगल ऑर्डर के जो भी टर्म्स है ना उस हमको कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब अगर d की वैल्यू हमारी 0 आती है, इट मीन्स हमारा जो नेचर है इक्वेशन का वो कैसा है, पैराबोलिक नेचर है। कैसा है, पैराबोलिक नेचर है। अगर d की वैल्यू 1 आती है मतलब सर्कुलर नेचर है उसका। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हाइपरबोलिक नेचर है ना। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है इट मीन एलिप्टिकल नेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू 3। बस अब d की वैल्यू में पुट करो तो ये 16 माइनस 12 हो जाएगा विच इज 4 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक नेचर। इस बार हाइपरबोलिक पूछा है, बाद में आपको हो सकता है पैराबोलिक के लिए पूछे, हो सकता है एलिप्टिकल के लिए पूछे, कुछ भी पूछ सकता है ना। ये टेंसर क्वांटिटी का है, टेंसर है ना। सो एप्सिलॉन जो है ये हम 1D में बोलते हैं ना, एप्सिलॉन बोलते हैं 1D के लिए और 1D। बट जब भी ये चीज 3D के लिए होती है इसका नाम क्या हो जाता है, लेवी-सिविटा फंक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, लेवी-सिविटा फंक्शन। और ये काम कैसे करता है ना। अगर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ आई जे 1, अगर i इक्वल्स टू j है और 0 जब i नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, एप्सिलॉन आई एल एम। ये प्रॉपर्टी हम टेंसर में पढ़ते हैं, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी बताऊंगी तो टाइम भी लगेगा और ये अभी सही जगह नहीं है बताने के लिए, है ना। क्योंकि हमारा क्योंकि मेरे को इसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए पहले आप लोगों को टेंसर समझाना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरा पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इफ i इज इक्वल्स टू j, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई आई, है ना। अब ये कैसे लिख गया है ये आप लोग को जब प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। और डेल्टा आई आई की वैल्यू जो है वो 3 होती है। 3 कैसे होती है ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये समेशन होता है i इज इक्वल्स टू 1 से 3। हमको सेम सेम लेना है, मतलब डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2 एंड डेल्टा 3 3। क्योंकि जो अलग अलग वाले टर्म्स है उन सबकी वैल्यू तो 0 आ रही है ना, उन सबकी वैल्यू तो देखिए 0 आ रही है। तो ये 1 + 1 + 1 इज 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो समझ आया ना कैसे करेंगे हम लोग इस सारी चीजों को, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अपना इंटरपोलेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन आप लोगों को पता है कि किसके लिए यूज करते हैं। इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो इन बिटवीन टेबल है या आउटसाइड द टेबल है। जैसे यहाँ पे जो x की रेंज है वो 0.10 से 0.30 तक है और हमको 0.10 के लिए निकालना है। इट मीन्स वो इसके बीच में लाई कर रहा है तो हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे, है ना। इंटरपोलेशन में भी 2 होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता है, आप लोगों को पता ही है ना। दोनों से सेम रिजल्ट आता है, बस एक में नेगेटिव होता है एक में पॉजिटिव लेते हैं। और एक एक्सट्रापोलेशन होता है जो आउटसाइड होता है। आउटसाइड अगर हमको रेंज की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्सट्रापोलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसका फॉर्मूला डेफिनेटली आ सकता है ना। सो हमको कोई जिसकी भी वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है ये y0 प्लस बीटा डेल्टा y प्लस बीटा बीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y प्लस बीटा बीटा -1 बीटा -2 डेल्टा क्यूब y अपॉन 3 फैक्टोरियल। बीटा क्या होता है डेल्टा क्या होता है ये मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, ओके। ऐसे ही जाता है ये, है ना। अब तो जहां तक हमको वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। अब बीटा भी यहाँ पे बोल सकते हो तो स्टेप साइज टाइप ही होता है, जो कि स्टेप साइज टाइप होता है बट स्टेप साइज नहीं होता है बोल सकते हैं। यहाँ पे xn - x0 अपॉन इंटरवल, ठीक है।
अपॉन अब देखो ये जो है यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू वो होती है जिस पॉइंट पे तुमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स एन क्या है 0.10 0.12 और इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है एक्स की 0.10 डिवाइडेड बाई एन। एन एच बोलते हैं, एच मतलब इन दोनों के बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है, सबके बीच में कॉमन गैप है 0.05 का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 0.04। ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हो इसलिए। और डेल्टा वाई किससे निकलता है, तो ये इसके लिए मैं टेबल बनाती हूँ एक, है ना, एक्स एन वाई एन डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब वाई। अभी डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई सबके डिफरेंस प्रीवियस का डेल्टा 4, ठीक है, क्या है 0.10 0.15 0.20 0.225 एंड 0.30, ठीक है। अब वाइन की वैल्यू क्या है 0.100 3.1511 2027 255 2553 3093, ठीक है। अब इसका डिफरेंस लेना है, तो ये जो 5 टर्म है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है, सो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ टू सेव टाइम 0.0504। आप लोग घर में देख लीजिएगा करके। बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के भी होते हैं, बट बहुत टाइम लगेगा इन सारे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अब इनका गैप लेंगे तो ये 4 के टर्म्स कितने में बदल जाएंगे, 3 में। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में अगर आते हैं तो छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आखिरी में करना, कोशिश करना कि आंसर आएगा आंसर, बस एक ही टाइम लगेगा। अब फॉरवर्ड ले रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड में हम ऊपर ये जो हमने ये लिया इसको लेंगे। तो हमने ये जो फॉर्मूला लिया था ना, ये डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब वाई, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करें। जब बैकवर्ड यूज करते हैं तो बैकवर्ड में नीचे बनेगा, और ये जो बीटा है ना, इस बीटा की जगह पॉजिटिव आ जाता है, बस और कुछ नहीं है ना। 1 मिनट के लिए मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि मैं इक्वेशन को अच्छे से लिख सकूं, है ना। ठीक है, ताकि मैं यही सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। सब में एफ ऑफ वाई निकालना है मुझे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो भी दिया है हमको। वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0.1003, बीटा की वैल्यू क्या थी 0.4 0.4, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा, देखो डेल्टा इसकी वैल्यू क्या है 0.0504 प्लस 0.4 माइनस 0.6, और डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू दी है 0.0012 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0.4 माइनस 0.6 माइनस 1.6। 3 की वैल्यू दी है हमारी माइनस 0.0002 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और एक लास्ट 0.4 माइनस 0.6 माइनस 1.6 माइनस 2.6 एंड इसकी वैल्यू 0.0006 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1206 के आसपास आती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके पास है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट चीजें छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल। अगेन ये क्या है, इंटीग्रेशन मेथड है सॉल्व करने के लिए।
1/3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ। यहाँ पे ऑल इवन टर्म्स प्लस 4 ऑल ऑड टर्म्स। अब इवन मतलब y2, y4, y6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे ऑड टर्म मतलब y1, y3, y5 एंड सो ऑन। अब बोल रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू किस पॉलिनोमियल के लिए होगा। सो एग्जैक्ट के लिए हमको इसका एरर का वैल्यू पता होना चाहिए। सो एरर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/120 f की पावर 4 मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जैसे मैंने पिछले बार में क्या था क्वेश्चन 1 + x था। एक बार इसको क्या करना है 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, है ना, 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लो। एक बार इसकी लोअर लिमिट क्या थी 0, एक बार इसकी अपर लिमिट क्या थी 5। दोनों पुट करो, जिसके लिए भी आपको वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, ठीक है। एंड देन b - a h⁴। अब कॉमन सेंस लगाओ, इसकी वैल्यू, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल अगर थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसके लिए जो है डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इट मीन्स उसके लिए एरर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0। इट मीन्स 0 एरर। सिम्पसन मेथड का यूज करके हमको आंसर में एरर ही नहीं मिल रहा। एरर फ्री मतलब क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है ना। और लेस देन के लिए भी है, 2 ऑर्डर के लिए, 1 ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए जो कि 3 हो या 3 से कम हो, उसके लिए हमको एरर जो है फॉर सिम्पसन मेथड रूल वो हमेशा 0 मिलता है, और वही हमको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, जिसका सही आंसर क्या होगा, इज लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे ग्रेटर देन तो ये तो गलत हो जाता है, इज लेस देन 3 ओनली नहीं, 3 के लिए भी मिलता है, इसलिए इसको लेंगे। एंड इज इक्वल टू 3 इसके लिए भी मिलता है, इससे कम के लिए भी मिलता है। सो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके, मतलब ऑप्शन को मर्ज करके ऑप्शन है। सो परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वैसे तो ये हम लोग उससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों का, न्यूटन रेप्सन मेथड पर बाइसेक्शन मेथड, बट इसके लिए हमको इनिशियल गेज वैल्यू चाहिए जो कि इसमें प्रोवाइड नहीं की है। सो इसको मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, और इसको मैंने cos xn + 3, तो इसको y ले लेते हैं, एक सेम हो जाएगा ना अल्फाबेट, है ना, इसको y ले लेती हूँ मैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा yn डिवाइडेड बाई 3। अब मैं गेज वैल्यू इनिशियल क्या लेती हूँ कि x0 की वैल्यू 0, मतलब जब मैंने 0 पुट किया मुझे इसकी वैल्यू 0 मिली। किसकी वैल्यू 0 मिली, इस पूरे की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है। सो मेरी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x, ये xn + 1 और ये xn, ठीक है। तो ये 0 आएगी, +3 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पूरे की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 ये 1.5 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में 2 करेंगे, सो cos 1.5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी मैंने, ये तो आप बिना कैलकुलेटर के कर ही नहीं पाएंगे, मतलब आप टाइम लेके भी कोशिश करेंगे ना तो भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं, आप लोगों को तुक्का ही मारना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई कि सेट ऐसा क्वेश्चन क्यों दे देता है, बट आप लोगों को तुक्का मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसका आंसर है 1.5353। x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 1.5353 + 3 डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 1.513676। और एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे आप लोग, है ना। सो पुट करने के बाद एक बार फोर्स, हालांकि इससे आंसर आएगा क्योंकि 1.517 पूछा तो 1.51, तो ये तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो यही इटरेशन करने के बाद हमको यही वैल्यू मिलेगी, बट फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। 1.5176 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू आती है
1.5261। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हीट फ्लो इन मेटल्स का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे ये ना हम लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि आप लोगों का पार्ट बी में होता है इन दी सिलेबस ऑफ नेट, उसमें है ये सारी चीजें। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका डेरिवेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट डाउन कर दीजिएगा। तो मैं इसका जो डेरिवेशन है आप लोगों को, जो हम लोगों का ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दूंगी कि इसको कैसे डिराइव करके कैसे आता है। एक्चुअली ये डेल यू बाई डेल टी, इसकी वैल्यू होती है के टाइम्स ऑफ रो सी del 2 u by del x स्क्वायर प्लस del 2 u by del y स्क्वायर, जहाँ पे जो u है ना, u जो है ये टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर है ना ये कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। मींस हम जब ग्रेडियंट लेते हैं तो हम टेम्परेचर में ग्रेडियंट लेते हैं ना, तो हमारा जो डेल्टा ऑफ टी बनता है ग्रेडियंट लेने के बाद, एक कैसी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, जो कि टाइम मतलब पोजीशन में डिपेंड करती है, क्योंकि ग्रेडियंट है। ठीक है, सो यहाँ पे वही किया गया है। और के जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी है उस मेटल की, ये जो है ये डेंसिटी है, और ये स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, उसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है, और आप लोगों को चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट डाउन कर दीजिएगा। सो मैं आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप में, तब देख लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन करने का टाइम हमारे पास वहां नहीं होता, एग्जाम में नहीं होता है ना। हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं और हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना 2 घंटे में। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ के अपॉन रूट सी। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से बोल सकते हैं, ऑफकोर्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही है, जो कि है फेज स्पेस का, है ना। फेज स्पेस सबको पता है ना, 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3, है ना, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 इंटू 3 करके, या मतलब ये जो 3 होता है ये हमारा डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन होते हैं। अगर मेरे पास एक्स डायमेंशनल स्पेस है ना, एक्स डायमेंशनल स्पेस है, और एक्स डायमेंशनल स्पेस का मान लो मैं एक्स डायमेंशन के लिए एन डायमेंशन गिवन है, क्योंकि एक्स के टर्म में हमको ऑप्शन नहीं गिवन, एन डायमेंशन, तो इसमें आधा, है ना, मीन्स एक एन होंगे, वो किसके लिए हो जाएंगे? हमारे पोजीशन के लिए। ठीक है, और दूसरा एन जो होगा ये हमारा मोमेंटम के लिए होगा। जितने डायमेंशन है उतने ही हमको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और उतने ही हमको मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। सो टोटल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एन प्लस एन विच इज 2n। यहाँ पे x के टर्म्स में दिया होता ना तो 2x होता तो वो भी सही ऑप्शन होता, बट n के टर्म्स में दिया और बोला है कि x डायमेंशनल है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये जो इसी का पार्ट 1 है ना, उसमें मैंने ये सॉल्व किया है, तो यहाँ से दोबारा दोबारा सेम चीज सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, क्वेश्चन भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, और पूछा भी यही था जनरेटिंग फंक्शन। तो दो बार उसी चीज को सॉल्व करना वो है, तो मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, तो आप लोग पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी सॉल्व है। ओके, हाँ, अब ये क्वेश्चन है, ये हैमिल्टन और जेकेबी का क्वेश्चन है, और इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड याद रहना चाहिए, इसका डेरिवेशन नहीं है और डेरिवेशन करना भी नहीं है। इसका स्टैंडर्ड होता है, वो होता है क्यू के पी के कॉमा टी इक्वल्स टू 0, जहां पे हमारा जो पी के होता है ना, पी के होता है हमारा डेल एस अपॉन डेल क्यू के। ठीक है, और यहाँ पे जो एस होता है, एस को यहाँ पे एस हमारा यहाँ पे होता है, हाँ, एक्शन वेरिएबल,
एक्शन वेरिएबल, एस हमारा यहाँ पे होता है एक्शन वेरिएबल। हम जो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल का यूज करते हैं ना, अगर आप लोग क्या बोलते हैं सॉल्व किए होंगे क्लासिकल के क्वेश्चन, सो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल को निकालने के लिए हम लैग्रांजियन का यूज करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ से हमको एस की वैल्यू मिलती है और फिर एक्शन से हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं हमको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। हम न्यूटन्स का यूज करते हैं, हम लैग्रांजियन यूज करते हैं, हम हैमिल्टन यूज करते हैं। लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल जो है ये हमको कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, उनके लिए बहुत इजी वे में बता देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लैग्रांजियन है, लेकिन लैग्रांजियन के बाद भी हमको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने में डिफिकल्टी आ रही है। और एक बार हमको कोई भी सिस्टम का एक्शन पता चल जाए, है ना, एक बार हमको एस की वैल्यू पता चल जाए, सो हम उस सिस्टम के बारे में हर चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्लाज्मा का क्वेश्चन है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का। और एक्चुअली ये एसआई सिस्टम में नहीं है, सीजीएस में के बारे में। एसआई में बताती हूँ, एसआई में इसकी वैल्यू होती है ZE² अपॉन M एप्सिलॉन नॉट। अब कभी भी याद रखना, अगर एसआई से सीजीएस में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, या आप लोगों को ईएमटी में भी काम आएगा, और ईएमटी का ही क्वेश्चन है हालांकि ये, तो क्या करना, हमेशा एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस करना, 1/4 पाई से, और म्यू नॉट को रिप्लेस कर देना 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर से। ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है हमको, सीजीएस में, क्योंकि पाई गिवन है, सीजीएस में है, सो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई आ जाएगा, NZ² अपॉन M आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल का, है ना। सो इसको, इसका डेरिवेशन लेंदी है ना। इसके डेरिवेशन को भी आप लोग बोलेंगे ना, तो इसका डेरिवेशन एक बार मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी। यहाँ पे डिराइव करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, प्लस क्या बोलते हैं, डिराइव करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है आप लोगों के लिए, और क्या बोलेंगे, और थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना। और एग्जाम में भी हमको डिराइव नहीं करना होता, एग्जाम में आपको एज इट इज सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो एग्जाम में आपको एज इट इज सॉल्व करना होता है। सो आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए, रैदर कि आप लोग वहां पे बैठ के डिराइव करते बैठे। डिराइव करते रहोगे तो वहाँ टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 घंटे और हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और भी हमको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है। सो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको लिख देती हूँ, आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए, सो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को डेरिवेशन इसका प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये इसका होता है एंड डेल डॉट ए नहीं, ये 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, मुझे वहां तक याद आ रहा है। नहीं, सही है, DC² होता है, और इसका होता है del² A माइनस 1/C², del² A माइनस 1/C² del2A बाई del T² माइनस 4 पाई J बाई C। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके बेसिस पे ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये मिसिंग है ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, आप लोग इसको याद रखिए, है ना, इसको यूज करके न्यूमेरिकल भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक ना, ये कोई दिमाग लगाएगा ना तो ये क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करते बैठेगा। इसको हमको डिराइव नहीं करना वहां बैठ के, हमको 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन तो पता ही है ना। डेल डॉट E इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर डेल डॉट B इज इक्वल्स टू 0, फिर डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस डेल B बाय डेल T, फिर डेल क्रॉस H, सॉरी डेल क्रॉस B
म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो हमको डिराइव करके नहीं बैठना वहां पे, है ना, कि हम बी को एच में कन्वर्ट कर रहे हैं और ई को डी। पहले तो देखो एलिमिनेशन ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो सरासर गलत, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, ये चीज जब भी इधर जाएगी, है ना, चाहे एच हो, चाहे ई हो, चाहे बी हो, चाहे डी हो, ये पॉजिटिव आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो सकता है ना, ये पॉजिटिव ही हो सकता है ना, ये पॉजिटिव ही हो सकता है, लेकिन इसमें देखो पॉजिटिव नहीं दिया, ये भी एलिमिनेट। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाली चीज का ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है बट यहाँ इसने नेगेटिव दे दिया है। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। वहां पे हम डिराइव करते नहीं बैठेंगे इतनी सारी चीजों को, आपको डिराइव बिल्कुल भी नहीं करना है वहां पे बैठ के, ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है वहां पे चीजें। अब जैसे ये देखो, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड का, ये क्या है, वेव गाइड का है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको डिराइव वहां थोड़ी ना करेंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू अपन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई ए स्क्वायर मॉड ऑफ एच नॉट स्क्वायर ln ऑफ बी बाई ए। ठीक है, अभी आया रिजल्ट कहाँ से, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेशन करना मोटो नहीं है, लेकिन आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए। देखो एक वो डेरिवेशन बोला था, एक दूसरा और एक तीसरा, आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं ग्रुप में दे दूंगी, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। एग्जाम में हमको डिराइव तो करना नहीं है ना, हमारा मोटो क्या है, समझना। वेव गाइड का है ये, पावर एवरेज पावर फ्लो कितना हो रहा है लाइन से, तो यहाँ पे हम जो है अपना क्या बोलते हैं, एस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस एच, है ना, हमारा फ्लो कितना हो रहा है उसको हम निकालते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिलेंडर, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट से लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। देन फिर पावर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ई बी 2 पाई रो इंटू डी रो, क्योंकि ये सिलेंडर है, और लिमिट क्या लेंगे ए से बी, क्योंकि यहाँ पे हमको रेडियस दिया हुआ है स्मॉल सिलेंडर का, ये बिगर सिलेंडर का भी, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो ये रिजल्ट है, इंटीग्रेशन करने के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसका डेरिवेशन नहीं करना, एग्जाम में भी नहीं करना है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद पता होनी चाहिए कि पावर फ्लो जो है वो म्यू और एप्सिलॉन के कैसे डिपेंडेंट है, तो अंडर रूट से, मैग्नेटिक फील्ड के मॉड ऑफ स्क्वायर से, है ना, रेडियस से कैसे डिपेंडेंसी है, तो ये सारी चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेडिएटेड पावर का, ठीक है, सो पावर ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हम जो ट्रांसमिशन लाइंस पढ़ते हैं, है ना, जो एकदम लास्ट का टॉपिक है, ट्रांसमिशन लाइन, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, है ना, सो इन सब का जो चीज है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये गिवन हमको डीपी बाई डी के टर्म्स में है, वैसे नहीं करना है हम लोग को। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि पावर इज इक्वल्स टू होता है 2/3 ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी क्यू। ठीक है, अब फोर्स अपन को पता है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, एंड ये क्या होता है, dp बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, ये एक्सेलरेशन है ना, इतना तो पता है ना कि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है सो रेडिएशन को एमिट करता है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, dp बाई dt 1/m। सो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 e स्क्वायर अपॉन सी क्यूब 1/m स्क्वायर एंड dp बाई dt का होल स्क्वायर। इसको और रीअरेंज करो, 3c क्यूब m स्क्वायर dp बाई dt का होल स्क्वायर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो सेशन को यही खत्म करते हैं। अब थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आया हो, और जो मैंने स्पेशल टेस्ट सीरीज की बात की थी आप लोगों को, उसको एक बार आप लोगों के लिए और रिकॉल कर देती हूँ कि उसमें हम यूनिट वाइज टेस्ट रखे हैं, प्लस मिक्स्ड टेस्ट रखे हैं, प्लस एफएलटी रखे हुए हैं, और सब में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट में भी हमने 100 क्वेश्चंस रखे हैं, मिक्स्ड टेस्ट में भी हमने 100 क्वेश्चंस रखे हैं, और एफएलटी में तो 100 होते ही हैं, है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पेपर का जस्ट मॉक है एक प्रकार से एफएलटी देना, है ना। सो उसमें हम वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, मींस हर यूनिट वाइज टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन, मिक्स टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशंस, और एफएलटी का वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। और तीसरी चीज, एक और स्पेशल टेस्ट सीरीज में एक स्पेशल और ये है कि इन केस कोई यूनिट से 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑन डिमांड आप लोगों को चाहिए कि हमको ये चीज समझा दीजिए, हमको ये चीज समझा दीजिए, तो ऑन डिमांड हम वो चीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे उसी टेस्ट सीरीज में। सो मुझे नहीं लगता कि जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही है, वो एक प्रकार से आप लोगों का थ्योरी रिवीजन भी हो रहा है, प्लस ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जाएं उसके बारे में और डिटेल में अच्छे से नॉलेज ले लें। एक बार हम ऐप में जाके भी देख सकते हैं, और नंबर दिया उसमें भी देख सकते हैं, और उसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी एनरोल करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।